नमस्कार। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हमारा संविधान में 4 पिलर की बात कही गई है। ये 4 पिलर कौन-कौन हम जानते हैं। तो आप जानते होंगे सबसे पहले विधायिका है, फिर कार्यपालिका है, उसके बाद न्यायपालिका है। समझिएगा, मैं 3 अभी बात कर रहा हूँ, 4 पिलर में मैं 3 का बात कर रहा हूँ। एक हो गया विधायिका, दूसरा हो गया आपका कार्यपालिका, तीसरा हो गया आपका न्यायपालिका और चौथा पिलर जो होता है वो आपका होता है पत्रकारिता अर्थात पत्रकार। अब पत्रकार जो है ये क्या है, तो पत्रकार आपका जो छवि जो है उसे जनता तक पहुंचाने का काम करता है। आप सीधा कह सकते हैं कि दुकान है कोई भी या शोरूम है, तो शोरूम में आप लोग देखते होंगे, अगर कपड़ा दुकान की अगर बात करें तो जो अच्छा कपड़ा होता है उसको बाहर में लगा करके एक हैंगर में लगा दिया जाता है। तो उसे हैंग क्यों करते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो आएगा, कस्टमर देखेगा तो बाहर से ही दिखाई देगा कि बहुत अच्छा वहाँ पर कपड़ा है, तो उस दुकान में वो जाएगा। अदरवाइज़ अगर बाहर हम फटा कपड़ा या ऐसा कपड़ा जिसे कोई पसंद नहीं करता है या दुकान का रिजेक्टेड कपड़ा को अगर हम बाहर में लगा दें तो आना नहीं चाहेगा। तो पत्रकार जो दिखाते हैं वही छवि जो है वो लोगों के बीच में बनता है। अब पत्रकार क्या दिखाना चाहते हैं, तो आजकल आप देखते होंगे कि अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए पत्रकार कुछ भी दिखा रहे हैं। यदि हल्ला करने से, पॉइंट को पकड़िएगा, मैं सभी पत्रकारों पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वैसे पत्रकार जो हल्ला करते हैं और काम कम करते हैं, अगर हल्ला करने से यदि सिस्टम में सुधार हो जाता है तो भारत की जितनी आबादी है सभी को सड़क में अगर उतार दें और सबको बस कह दें हल्ला करो, तो पूरा देश एक दिन में जादू की छड़ी के जैसा सुधार हो जाता। अगर एक दो हल्ला करते हैं तो इतने अरबों लोग अगर हल्ला करेंगे तब तो एक दिन में सुधार हो गया होता। लेकिन हल्ला करना ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पॉइंट को पकड़िएगा, हल्ला करना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सिस्टम जहाँ से ख़राब है हम उसको पकड़े। ऐसा लगता है कि शिक्षकों को सॉफ्ट टारगेट बना करके शिक्षकों को ही सताने का काम कुछ पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है। स्कूल जाएंगे, दिखाएंगे, ये देखो ये स्कूल का स्थिति है, यहाँ पर भवन टूटा हुआ, यहाँ से छत टूट रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ के शिक्षक। अरे स्कूल का बिल्डिंग टूटा हुआ है, शिक्षक बनाएंगे क्या? इतना भी उस पत्रकार को नहीं पता, वैसे पत्रकारों को, कि स्कूल का बिल्डिंग कौन बनाता है। शायद पत्रकारों को जानकारी नहीं होगा वैसे पत्रकारों को, तो उनको ये भी बता दूं कि एक जिला का जो हेड ऑफिस होता है जिसे हम डीएम ऑफिस कहते हैं, डीएम साहब खुद अपने भवन का जीर्णोद्धार नहीं कर सकते हैं। प्रखंड में बीडीओ साहब जो हैं वो अपने ब्लॉक का जीर्णोद्धार नहीं कर सकते हैं। एक स्कूल का फंड पे अगर मैं बात करूं, बोलते हैं कि यहाँ के फंड जो हैं वो टीचर खा जा रहे हैं, हेडमास्टर खा जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर हम 2 साल पहले चलते हैं, सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में 5,000 रुपया, गौर कीजिएगा, प्राइमरी स्कूल में 5,000 रुपया और मिडिल स्कूल में 10,000 रुपया आता था कंटीजेंसी में। ये 5,000 और 10,000 रुपया, उसमें भी एक सूची होती थी कि आपको किस किस भाग में किस किस कंटीजेंसी में इसे खर्च करना है। आप उसके अतिरिक्त उस पैसा को खर्च नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, स्कूल में जो दरार पड़ा हुआ है, क्या वो 5,000 रुपया में बना देंगे टीचर? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ऑफिस का रिकॉर्ड जो है वो चेक करवाइए कि कितना कंटीजेंसी में कितना पैसा प्राइमरी स्कूल को मिलता था और कितना है सो मिडिल स्कूल के टीचर को मिलता था। अब मिडिल स्कूल 10,000 रुपया में, प्राइमरी स्कूल 5,000 रुपया में हम पूरा का पूरा स्कूल का पेंटिंग करवा दें, दरार जो पड़ा हुआ है उसे बना दे। ये कहीं से भी समझ में नहीं आता है कि पढ़े लिखे पत्रकार लोग इस तरह से कैसे बोलते हैं। उन्हें जब जानकारी नहीं तो पहले ऑफिस में जाएं और ऑफिस में जा कर के पता करें कि ये कितना कंटीजेंसी स्कूल में आप देते हैं। बाद में कोविड के पहले, जस्ट कोविड के पहले एक परंपरा चला कि बच्चे की जो संख्या है उसके आधार पे पैसा देने का। तो उसमें क्या चीज़ था कि 25,000, 50,000 और 75,000। समझिएगा, 25,000, 50,000, 75,000, मिडिल स्कूल हो या फिर प्राइमरी स्कूल हो, उसमें कुछ भी नहीं, बच्चे का जो संख्या है उसके आधार पर। तो अधिकतम कितना है? 75,000 रुपया। अब 75,000 रुपया में आप किस किस भाग में आप काम करेंगे, तो उसका भी है, क्योंकि आपको आप वाउचर बना करके देना है। तो यहाँ पर बात होती है जीर्णोद्धार की। अगर स्कूल का जर्जर स्थिति है तो उसके लिए हम टीचर को दोषी दे दें
उसके लिए हम हेडमास्टर को दोषी दे दें, तो हमें लगता है कि वैसा मूर्ख पत्रकार धरती में कोई नहीं होगा जो इस तरह की बात करते हैं। जानकारी मैं दे दूं ऐसे पत्रकारों को कि एक यू डैश प्रपत्र कहा जाता है, समझ में आता होगा तो आप लोग पता कर लीजिएगा। यू डैश प्रपत्र, ध्यान से इस बात को पकड़िएगा कि मैं कौन कौन पेपर का नाम ले रहा हूँ। यू डैश प्रपत्र जो है वो प्रत्येक साल स्कूल को मिलता है भरने के लिए। उस प्रपत्र को आप विद्यालय में जा कर के मांगिएगा कि क्या क्या उसमें कॉलम है। उस कॉलम में उसमें लिखा रहता है कि स्कूल में कितना शौचालय संचालित है, उसकी संख्या देना है। कितना शौचालय आपका खराब हो चुका है, उसकी संख्या देना है। स्कूल में कितना मतलब कितना कमरा है और कितना कमरा संचालित है और कितना कमरा जो है वो जर्जर स्थिति में है। ये सारे चीज़ उसमें भरना होता है। अगर हेडमास्टर को ही स्कूल को बना देना है तो फिर वो प्रपत्र का क्या औचित्य बन जाता है जो सरकार मांगती है। तो इससे साफ जाहिर होता है उसे बनाने का दायित्व किसका है। तो बनाने का दायित्व सीधा समझिए कि हम इस लोहे को गर्म करें और इस लोहे को हम पीटेंगे तो इसको आकार देना है। गर्म किए हैं इसको, अब पीट रहे हैं इसको, क्या इसमें आकार मिल जाएगा क्या? हम शिक्षक को लाख दोषी दे दे, लाख जलील कर दे, कितना भी जलील कर दे, तो शिक्षक हमारा जो है वो कभी भी विद्यालय का जीर्णोद्धार नहीं कर सकता है। ये वैसे पत्रकारों को जानकारी होनी चाहिए। बार बार स्कूल जाते हैं, उसके बाद तुरंत दिखाना स्टार्ट कर, ये देखिए स्कूल का स्थिति। आपको पता है क्या प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में 4th ग्रेड एम्प्लॉय, जिसे हम चपरासी बोलते हैं या प्यून बोलते हैं, क्या उसकी बहाली की जाती है? और जितनी कंटीजेंसी मिलती है क्या हम प्रतिदिन उस कंटीजेंसी से वैसे लोगों को रख सकते हैं जो डेली आकर के साफ़ सफाई का काम कर सके? लेकिन फिर भी आपने देखा होगा किसी भी विद्यालय में कैंपस कम से कम गंदा नहीं रहता है। पत्रकारों को जाना है, जो भी दिखाना है आप कोशिश कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दोषी कोई है, दोष हम किसी और को दे रहे हैं। सिस्टम को पकड़िए कि कहाँ से फॉल्ट है और जहाँ से फॉल्ट है हम उसे पकड़ेंगे, तब जा कर के सुधार होगा। आपका गाड़ी का चक्का अगर पंचर हो जाए तो जहाँ पर कांटी, पिन या जो भी चीज़ अंदर जाने से पंचर हुआ है उसको निकाल करके उसी जगह में हम है सो कुछ ना कुछ चिपका करके, या जैसे भी पंचर बनाने का प्रोसेस होता है तो जहाँ पर छेद होता है वहीं पर हम पंचर बनाते हैं। ये नहीं कि पंचर कहीं और है और हम कहीं और पे चिपका दिए तो मेरा गाड़ी का पंचर बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आप पहले देखिए कि यहाँ पर गलती कहाँ पर है। किसी पत्रकार बंधु को आज तक नहीं देखे होंगे कि वो जाकर के बीओ से सवाल करता हो, डीओ से सवाल करता हो, शिक्षा सचिव से सवाल करता हो। एक पत्रकार हैं, वो एक स्कूल में, नाम मैं नहीं लूँगा, वो एक स्कूल गए, वहाँ जाके बोलते हैं कि आप संविधान जानते हैं, संविधान में मेरा राइट क्या है? आपने कभी शिक्षा मंत्री से जाकर के इसका बात किया? मैं पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं जाकर के शिक्षा मंत्री से बात करें कि फलाने स्कूल में ये चीज़ का प्रॉब्लम है? शिक्षा मंत्री से बात करने का दायित्व तो उस स्कूल का है। आप बताइए कि शिक्षा मंत्री से मैडम मिलने जाएंगे कि मेरा स्कूल में यहाँ पर दीवार में दरार पड़ा हुआ है, आप बनवा दीजिए, तो शिक्षा मंत्री मिल लेंगे उनसे। मिलने का क्या प्रोसेस होता है? बिना अपॉइंटमेंट लिए आप मिल के दिखा दीजिए, तो मैं मानूंगा कि वो टीचर, वो महिला टीचर का गलती होगा, जिसे आप ऐसे बोल रहे हैं। बोलते हैं ऐसा हम नहीं करते हैं, तो आप कैसा करते हैं? किसी भी सरकारी संस्था में किसी को अलाउ नहीं कि वो डायरेक्ट वहाँ पर इंटर कर जाए। बोलते हैं कि कहाँ चिट्ठी हमको दिखाइए, हम ऐसा ही जाते हैं, केवल स्कूल में जाते हैं। आपने एक वीडियो दिखाइए कि आप सचिवालय में गए हो, आप सचिवालय में जा करके किसी भी डायरेक्टर, सचिव या किसी आईएएस का इंटरव्यू लिए हो। एक वीडियो आप दिखा दीजिए कि आप जा करके वहाँ पर इंटरव्यू लिए होंगे। मैं पत्रकार हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो सारा रूल आपके अनुसार चलेगा और बाकी लोग क्या अनपढ़ हैं क्या? संविधान का अगर बात करते हैं तो ये बताइए कि आर्टिकल 19 का, या 19(1) भी बोला जाता है, आर्टिकल 19 का जो है वो साफ साफ अभिव्यक्ति आज़ादी का बात करता है और साफ संविधान ये बोलता है कि पत्रकारों को अलग से इसका अधिकार नहीं मिला हुआ है। संविधान का किताब आप भी एक बार पढ़ लीजिए। जब संविधान में अलग से पत्रकारों को अधिकार नहीं दिया हुआ है तो वही अधिकार आम जनता का है कि किसी से आप कुछ भी सवाल को कर सकते हैं, आप सिस्टम से सवाल करने का अधिकार रखते हैं। उसी आर्टिकल के तहत में
पत्रकारों को भी अधिकार है कि किसी से भी वो सवाल कर सकते हैं, सवाल वो पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आप जिनसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो भी आपसे सवाल पूछता है, सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो आपसे सवाल पूछना चाहे तो आपको भी जवाब देना होगा, क्योंकि उसी आर्टिकल में उसे भी अधिकार है कि वो भी आपसे सवाल है सो कर सकता है। ये अधिकार नहीं है कि केवल जो हैं वही है सो पब्लिक से सवाल करेंगे। आप स्टूडियो में हैं, आप किसी को बुलाते हैं तो आपका पूरा राइट बनता है, आप वहाँ पर सवाल करेंगे और अगला का जवाब देना पड़ेगा। अगर अगला आपका जवाब नहीं दे रहा है तो आप उसे वहाँ से भेज सकते हैं, हटा सकते हैं, आप बायकॉट कर सकते हैं और उसे आप जो भी दिखाना है अपनी तरफ से आप दिखा सकते हैं। लेकिन आप किसी संस्था में गए हुए हैं तो संस्था का हेड जो है और वहाँ के कर्मचारी हैं, उनका पूरा का पूरा दायित्व तो वहाँ का उनके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। वो चाहें तो आपका सवाल का जवाब दे सकते हैं और अगर चाहें तो आपका सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। ये उनका राइट बनता है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी डिस्टर्ब करने का अधिकार आपको भी नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है। केवल और केवल उस बीच में अनुश्रवण के नाम पे संबंधित विभाग के पदाधिकारी जाएंगे और वहाँ पर जाकर के सवाल करेंगे। अब संविधान में वैसे पत्रकार जितने भी हैं वो दिखा दें कि कहाँ ये लिखा हुआ है कि हम जब चाहें किसी भी संस्था में घुस करके किसी भी वक्त किसी से भी हम सवाल कर सकते हैं। ये दिखा दें, आप इसका एक वीडियो बना करके दिखा दें कि हाँ ये मेरा राइट है। अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19(1) जो कहते हैं या 19 का अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो आप दिखाएं कि उसमें कहाँ पत्रकारों के लिए अलग से राइट लिखा हुआ है। हम सरकारी विद्यालय जाते हैं, माइक लगा देंगे, बताइए भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये देखिए। ये टीचर ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। मैं वैसे पत्रकारों के लिए बता दूं और शिक्षक के लिए भी एक चीज़ बोलूँगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम लिया है क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, मुझे जानकारी इसका होना चाहिए। लेकिन अगर टीचर को जीके का नॉलेज नहीं है, अगर जीके का नॉलेज नहीं है, आपने जो सवाल किया टीचर अगर नहीं बता पा रहा है तो वो टीचर वहाँ 2 सवार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि टीचर ट्रेनिंग साफ बोलता है कि आपके किताब में टीचर के लिए क्या करना है वो चीज़ लिखा हुआ है, जिसमें आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, आप पूर्ण रूप से लेसन प्लान को तैयार करेंगे और लेसन प्लान को तैयार करने के बाद आप वहाँ पर जा कर के पढ़ाएंगे। और लेसन प्लान तैयार करने के बाद भी अगर आप गलत पढ़ा रहे हैं तो वो टीचर दोषी है। मैं भी मानता हूँ वो टीचर दोषी हैं। लेकिन अगर आप अचानक किसी से सवाल पूछ देते हैं और अगर वो जवाब नहीं दे पाता है, इवन भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम अगर नहीं बता पाता है, तो वो टीचर दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपना क्लास में जा कर के ये नहीं बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कोई और। हम नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अगर हम ये याद है तो ठीक है। अगर क्लास में गए और बोल दिए कि भारत के प्रधानमंत्री ये हैं, अगर हम गलत नाम बता रहे हैं तो हम 2 सवार हो गए, क्योंकि मैंने वहाँ पर बच्चे को गलत पढ़ाया। तो अगर गलत पढ़ा रहा है टीचर तो वो टीचर दोषी है। लेकिन कोई पत्रकार किसी से अगर पूछ दे कि आप बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है और वो नहीं बता पाया तो वो टीचर दोषी नहीं है, क्योंकि वो गलत तो नहीं पढ़ा रहा था कम से कम। अब बात आती है इंग्लिश की। आप बताइए कि बिहार का जो सरकारी स्कूल है वो हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है? जाहिर सी बात है कि बिहार का जो सरकारी स्कूल है वो हिंदी मीडियम है। दूसरा चीज़, बहाली का प्रोसेस मैं बता दूं, क्लास 1 to 5 के लिए जो टीचर बहाल होते हैं, जिन्हें इंटर ट्रेंड बोला जाता है, आरटी एक्ट 2009 जो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 के बाद ये राइट हुआ कि कोई भी बच्चे जो हैं अनट्रेन टीचर से शिक्षा नहीं लेंगे। तो ट्रेन टीचर का प्रावधान आया, लेकिन बिहार में कुछ मजबूरियां थी, चर्चा मैं नहीं करूंगा, जिसके कारण अनट्रेन टीचर का बहाली किया गया, जिसे सरकार द्वारा समय रहते उन्हें ट्रेंड भी कर दिया गया। अब यहाँ पर पॉइंट को पकड़िएगा कि इंटर ट्रेंड, समझिएगा, इंटर ट्रेंड का मतलब टीचर ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग में बहुत सारा चीज़ होता है, डीएलएड भी बोलते हैं, बीटी भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिक टीचर ट्रेनिंग जिसको कहा जाता है, किया हुआ हो, चाहे बेसिक टीचर ट्रेनिंग किया हुआ हो, चाहे जिस भी नाम से जानते हैं आप। बहाली का प्रोसेस भी देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा रहता है, चाहे आप उसे जिस भी नाम से जानते हैं, डीएलएड भी बोलते हैं, डीएड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है
कि टीचर जो है इंटर होना चाहिए और टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। अब इंटर और टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए, और बिहार का जो आपका जो मैट्रिक एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं उसमें आपका अंग्रेजी जो है वो एक्स्ट्रा में आप ले सकते हैं, अर्थात अंग्रेजी में अगर आप फेल भी कर गए तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप इंटर में आते हैं तो इंग्लिश का यहाँ पर वैल्यू कहाँ पर है। दूसरा, आपका बहाली का प्रक्रिया में इंग्लिश का कोई चर्चा नहीं है। आप टीटी एग्ज़ाम जो देते हैं तो टीटी एग्ज़ाम में अगर आप साइड पेपर में इंग्लिश को छोड़ दिया, दूसरा भाषा ले ले, 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। एक तो हिंदी हो गया आपका, एक आपका कोई भी भाषा आप ले सकते हैं, उसमें संस्कृत होता है, संथाली, बहुत सारे भाषा होते हैं। अगर हम इंग्लिश ना ले करके हिंदी और संस्कृत ले लिए और टीटी पास कर गए तो हम अर्हता रखते हैं, उसके बाद मेरा बहाली हो जाएगा। इंग्लिश का कोई चर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया है तो यहाँ पर सरकार का दोष है कि टीचर का दोष है। उन्हें मौका मिला, वो एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद वो उनका है सो बहाली हो गया मेरिट बेसिस पे। जब उनका बहाली हो गया, अगर वो टीचर को इंग्लिश का ज्ञान नहीं है तो उसमें टीचर का कहाँ से दोष आ गया? टीचर का अगर दोषवार है तब अब बताइए। एक मैंने वीडियो में देखा, वहाँ पर जाकर के बुलाया था कि मैट्रिक वाला को कैसे बहाली यहाँ पर हो गया, इससे क्या हम कम पढ़े लिखे हैं? अरे भाई, पढ़े लिखे हैं तो नौकरी वो कर रही है कि ना आप कर रहे हैं? आप मैट्रिक वाले पे कैसे बहाली हो गया? तो आप जाके सरकार से पूछिए, शिक्षा मंत्री से पूछिए, बिहार के मुख्यमंत्री से जाकर के पूछिए कि आप मैट्रिक आधार पे कैसे आप बहाल कर लिए। अगर वो मैट्रिक आधार पे बहाल है तो पूछिएगा उनका बहाली जो है 87 या 88 का होगा। और 2003 में जो मैट्रिक आधार पे जो बहाल हुए थे, बाद में उनको इंटर का परीक्षा दिलाया गया था, और रूल ही था बीपीएससी 1994 इसमें बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली किया गया उसमें भी मैट्रिक ट्रेन का ही बात था, इंटर भी नहीं, मैट्रिक ट्रेन। जो मैट्रिक एग्जाम जो दिए हुए थे, मैट्रिक जो पास थे, वो आदमी जो हैं वो उस फार्म को भर सकते थे। तो जब ये सरकार नियम बनाया है कि मैट्रिक के बाद आप टीचर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो वो टीचर जो मैट्रिक पास कर गया वो क्यों नहीं अपना किस्मत आजमाएगा? इसमें टीचर का दोष है। हम टीचर को बोलेंगे कि आप मैट्रिक पास में यहाँ पर बहाल कैसे हो गया, अब यहाँ से निकलिए? क्या ये अधिकार है किसी जनता का? वो सरकार से सवाल पूछे कि क्यों आप मैट्रिक के बाद बहाल किए? जितने भी मैट्रिक के बाद बहाल हुए आप सबको एमए करवाइए, पीएचडी करवाइए। अर्हता सरकार ने बनाया है, इसके लिए हम टीचर को दोषी देंगे तो मेरे से मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हम बोलेंगे कि हम फलना यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता किए हुए हैं। पत्रकारिता तो फुटपाथ से किए हुए लगते हैं। फलना यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता किए हैं, और पत्रकारिता करने के बाद हमें ये नहीं पता है कि हमको क्या दिखाना है, किससे सवाल करना है। मैं उसे पत्रकारों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि शिक्षा के बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान है। हमारे सरकारी विद्यालयों में वैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं जिनके पास एक कॉपी होता है, 3-3 भाई बहन अगर है तो उसी एक कॉपी को फाड़ फाड़ करके, या एक दिन एक बच्चा स्कूल नहीं आएगा, एक ही ड्रेस पहन करके एक बच्चा आया है, दूसरा दिन वो स्कूल आएगा, दूसरा बच्चा उसी ड्रेस को पहन करके आता है, वो बच्चा घर में होता है, उसका होमवर्क करने के लिए घर में कोई नहीं होता है। हम अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में अगर जो पढ़ रहा है तो रिसीव करने के लिए बस स्टॉप जाते हैं, बच्चे को छोड़ने के लिए हम बस स्टॉप जाते हैं, उसका कॉपी को हम चेक करते हैं, होमवर्क हम ऐसे खुद करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। तो कम से कम वैसे बच्चों के शिक्षकों को अगर हम बार बार तौहीन करें तो सोचिए कि उस गरीब के बच्चा को क्या मतलब पाप किया था कि वैसे टीचर को हम तौहीन कर रहे हैं बार बार। और वो बच्चा जो है जब उस न्यूज़ को देखता होगा तो उसके अंदर में लगता होगा कि मेरा भाग्य कितना फूटा हुआ था कि हम ऐसे जगह जा रहे हैं। अगर देखना है कि सरकारी स्कूल के टीचर जो हैं मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा टीचर्स ऑफ बिहार, TOB, और एक और नीचे दिखाई दे रहा होगा द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। अब ये दोनों जो फेसबुक का साइट जो है, जो आप फेसबुक में जाइए, फेसबुक का ग्रुप है, दोनों में जाइए, आपको दिखाई देगा कि सरकारी स्कूल के टीचर कितना मेहनत करते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं। बच्चे का भी यहाँ पर दोष नहीं है, ना बच्चे के गार्जियन का दोष है कि वो गरीब के घर में जन्म लिया है। वो बच्चा जितना हो सके अपना करता है। जब धान काटने का सीज़न आएगा या धान रोपने का समय आएगा तो वो बच्चा धान रोपने चला जाता है, काटने का समय आएगा तो बच्चा धान काटने चला जाता है। जब आपका ईंटा बनाने का समय जब बरसात के बाद आता है तो बच्चे लोग ईंटा भट्ठा में काम करने अपने माता पिता के साथ चले जाते हैं। वैसे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। तब यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का क्या परिस्थिति होता है।
वैसे बच्चों को स्कूल के टीचर मेहनत करके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल के टीचर जा कर के वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो कम से कम वहाँ पर जाइए, उसके बाद स्कूल में विजिट करने के बाद कम से कम आप देखिए कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अब एक वीडियो भी देख रहे थे जहाँ पर टीचर हिंदी पढ़ा रहे थे, वहाँ जा कर के एक पत्रकार उनसे इंग्लिश में लिखवा रहे हैं। क्या ज़रूरी है? वो टीचर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, हो सकता है कि दूसरा टीचर उस स्कूल का जानते हों। हम अगर इंग्लिश नहीं जानते तो हम क्यों पढ़ाएंगे इंग्लिश? हम नहीं पढ़ाएंगे इंग्लिश। क्या ऐसा है क्या कि एक ही टीचर इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, वही टीचर हिंदी पढ़ाएंगे, वही टीचर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वही टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, वही टीचर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वही टीचर मैथ पढ़ाएंगे? ऐसा है क्या सिस्टम? कहीं का ये सिस्टम है? हिंदी टीचर से इंग्लिश पूछेंगे, संस्कृत टीचर से हिंदी पूछेंगे, हिंदी टीचर से साइंस पूछेंगे, सोशल साइंस वाले से मैथ बनवाएंगे और बोलेंगे कि टीचर को पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है। तो ये गलत चीज़ है। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्कूल जाएं, वहाँ पर देखें कि शिक्षक क्या काम कर रहे हैं, शिक्षक की परिस्थिति क्या है, वहाँ की बुनियादी सुविधाएं क्या है। शिक्षक से पूछिए कि ये बुनियादी सुविधा को पूरा कौन कर सकता है। अब पूछने के बाद आपको लगता है कि ये बुनियादी सुविधा जो है आपके स्तर से, पत्रकारिता के माध्यम से इसे हम पूरा कर सकते हैं, तो उस गरीब बच्चे तक उस बुनियादी सुविधा को पहुँचाने का आप काम करें। धन्यवाद।